फुट एंड माउथ डिजीज दुनिया भर में लाइफ स्टॉक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिकली डेविस्टेटिंग वायरल डिजीजेज में से एक है। और वेटनरी मेडिसिन में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डिजीज़ एक्सट्रीमली कंटेजियस होती है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है और एनिमल प्रोडक्टिविटी और इंटरनेशनल ट्रेड पर गहरा असर डालती है। ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो मेनली क्लोवन हूव्ड एनिमल्स को अफेक्ट करती है, जैसे कैटल, बफेलोज, शीप, गोट्स और पिग्स। साथ ही कई वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, एंटेलोप, बाइसन, जिराफ और अफ्रीकन बफेलो भी इससे अफेक्ट होते हैं। अडल्ट एनिमल्स में ये डिजीज यूजुअली फेटल नहीं होती, लेकिन मिल्क यील्ड में अचानक और ड्रास्टिक गिरावट, ग्रोथ रेट का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी, लेमनेस और ड्राफ्ट एनिमल्स में परमानेंट वर्किंग कैपेसिटी लॉस जैसे मैसिव प्रोडक्शन लॉसेस करती है। जबकि यंग एनिमल्स जैसे काव्स, लैम्स और पिगलेट्स बिना किसी ज्यादा वार्निंग के हार्ट डैमेज की वजह से अचानक मर सकते हैं। ये डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज वायरस की वजह से होती है, जो जीनस एफ्थोवायरस और फैमिली पिकॉर्नावायरिडे का मेंबर है। ये वायरस एक स्मॉल, नॉन एनवेलप्ड, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, जिसका जीनोम लगभग 8500 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। इस वायरस के 7 इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सीरोटाइप्स होते हैं, जिनके नाम ओ, ए, सी, एशिया 1, SAT1, SAT2 और SAT3 हैं, और इनके बीच कोई क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं होता। मतलब एक सीरोटाइप से हुई इम्यूनिटी दूसरे सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देती। इनमें से सीरोटाइप ओ दुनिया भर में लगभग 70% आउटब्रेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साउथ एशिया जैसे एंडेमिक रीजन्स में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट है। सीरोटाइप सी का कोई नेचुरल आउटब्रेक 2004 के बाद रिपोर्ट नहीं हुआ है और इसे फील्ड से इरेडिकेटेड माना जाता है। हाँ, लेबोरेटरी स्टॉक्स अभी भी मौजूद हैं। हर सीरोटाइप के अंदर मल्टीपल स्ट्रेन्स और लिनिएजेस होते हैं, जो डिजीज कंट्रोल और वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है, खासतौर पर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में, जहां इसे एंडेमिक डिजीज माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे रीजन्स नॉर्मली डिजीज फ्री हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा रीइंट्रोडक्शन के रिस्क में रहते हैं। इस डिजीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि डिजीज फ्री कंट्रीज में अगर आउटब्रेक हो जाए तो ट्रेड बैन्स लग जाते हैं, लार्ज स्केल एनिमल कलिंग करनी पड़ती है और मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। जैसे 2001 के यूनाइटेड किंगडम आउटब्रेक में लगभग 10 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इसकी एक्सट्रीम इन्फेक्टिविटी, एयर और फोमाइट्स के थ्रू स्प्रेड होने की एबिलिटी और इकोनॉमिक केओस क्रिएट करने की कैपेसिटी की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज को हाई रिस्क एग्रो टेररिज्म एजेंट भी माना जाता है। वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ही आसानी और एफिशिएंसी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूट से होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्टेड और ससेप्टेबल एनिमल्स का कांटेक्ट आता है, जबकि इनडायरेक्ट कांटेक्ट कंटामिनेटेड फीड, फॉडर, वाटर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, क्लोथिंग और एनिमल हैंडलर्स के थ्रू होता है। वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स के ऑलमोस्ट सारे सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, जैसे सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज, मिल्क, यूरिन, फीसीज, सेमेन और वेसिकुलर फ्लूइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनिमल्स क्लिनिकल साइंस दिखने से पहले ही वायरस शेड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन और कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्टेड पिग्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो कैटल के कंपैरिजन में लगभग 3000 टाइम्स ज्यादा वायरस एयर में एक्सक्रीट करते हैं। इसलिए उन्हें पावरफुल एम्प्लीफिकेशन होस्ट्स माना जाता है। वायरस एरोजॉल्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकता है, फेवरेबल वेदर कंडीशंस में लैंड पर लगभग 10 किलोमीटर्स और सी के ऊपर 300 किलोमीटर्स तक। इन्फेक्टेड या इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट, ऑफल या रॉ मिल्क का फीडिंग, खासकर पिग्स में, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन रूट है। ये वायरस एनवायरनमेंट में काफ़ी रेजिस्टेंट होता है और टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस के हिसाब से काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। हे, स्ट्रॉ, सॉइल, स्लरी, यूरिन और ड्राई फीसीज में ये वायरस वीक्स से मंथ्स तक जिंदा रह सकता है, स्पेशली कोल्ड वेदर में। इन्फेक्टेड मिल्क में भी वायरस सर्वाइव करता है और कई बार पैस्चराइजेशन प्रोसेसेस को भी विथस्टैंड कर लेता है, क्योंकि मिल्क फैट वायरस को हीट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये वायरस पीएच एक्सट्रीम्स के लिए सेंसिटिव होता है और पीएच 6 से 9 के बाहर डेसिकेशन और 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है। ये अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड जैसे डिसइंफेक्टेंट से इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि आयोडोफोर्स और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में कम इफेक्टिव होते हैं। बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस का प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन फेरेंजियल म्यूकोसा होता है। वहां से ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज तक स्प्रेड करता है, खासकर उन एरियाज में जो मैकेनिकल स्ट्रेस के अंडर होते हैं, जैसे माउथ, टंग, गम्स, डेंटल पैड, मसल, फीट,
कोरोनरी बैंड, इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, टीट्स और डैमेज स्किन एरियाज। ये वायरस एपिथेलियल सेल्स में रैपिडली रेप्लिकेट करता है, जिससे सेल डिस्ट्रक्शन होता है और फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं। ये वेसिकल्स 24 से 48 आवर्स के अंदर रप्चर हो जाते हैं और पेनफुल इरोजन्स छोड़ जाते हैं, जो फीडिंग और मूवमेंट दोनों को डिफिकल्ट बना देते हैं। बहुत से रिकवर्ड रूमिनेंट्स में, खासकर कैटल, शीप और अफ्रीकन बफलो में, वायरस लो लेवल पर फेरेंजियल रीजन में परसिस्ट कर सकता है, जिससे कैरियर स्टेट डेवलप होता है जो मंथ्स से ईयर्स तक रह सकता है। कैटल में ये कैरियर स्टेट लगभग 3.5 ईयर्स तक रहता है, शीप में 9 मंथ्स तक और अफ्रीकन बफलो में 5 ईयर्स से भी ज्यादा तक, जबकि पिग्स में कैरियर स्टेट डेवलप नहीं होता। नेचुरल कंडीशंस में कैरियर कैटल से ट्रांसमिशन रेयर माना जाता है, लेकिन कैरियर बफलो से कैटल में ट्रांसमिशन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्वॉयर्स को इरेडिकेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बना देता है। फुट एंड माउथ डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड स्पीशीज, वायरस स्ट्रेन, रूट ऑफ एक्सपोजर और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कैटल में इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 2 डेज का होता है, शीप और गोट्स में 3 से 8 डेज का, और पिग्स में ये 18 आवर्स से 2 डेज तक भी हो सकता है, स्पेशली होस्ट अडेप्टेड स्ट्रेन्स और इंटेंस एक्सपोजर के केस में। इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान एनिमल्स बिना कोई विजिबल क्लिनिकल साइंस दिखाए वायरस शेड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन और कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लिनिकली अफेक्टेड कैटल में सबसे पहले सडन हाई फीवर डेवलप होता है, जो लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद एनोरेक्सिया, डिप्रेशन और मिल्क प्रोडक्शन में शार्प ड्रॉप होता है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन एक हॉलमार्क साइन है, जिसमें थिक रोप लाइक सलाइवा मुंह से लटकता हुआ दिखता है। टंग, गम्स, लिप्स, डेंटल पैड, हार्ड पैलेट और मजल पर वेसिकल्स डेवलप होते हैं। साथ ही लैक्टेटिंग काउस के टीथ्स पर भी वेसिकल्स डेवलप होते हैं। फीट पर, खासकर कोरोनरी बैंड और इंटरडिजिटल क्लेफ्ट के आसपास वेसिकल्स होने की वजह से सिवियर लेमनेस होती है। एनिमल्स फीट स्टैम्प करते हैं, चलने से बचते हैं और ज्यादातर लेटना प्रेफर करते हैं। वेसिकल्स रप्चर होने के बाद ओरल लीजन्स रिलेटिवली जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन फुट लीजन्स को हील होने में ज्यादा टाइम लगता है और उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का रिस्क होता है, जो क्रॉनिक लेमनेस का कारण बन सकता है। टीथ लीजन्स की वजह से मेस्टाइटिस कॉमन है और लॉन्ग टर्म मिल्क यील्ड रिडक्शन अक्सर देखा जाता है। यंग काव्स में बिना किसी विजिबल लीजन्स के अचानक डेथ हो सकती है ड्यू टू वायरल मायोकार्डाइटिस, जिसे कॉमनली टाइगर हार्ट डिजीज कहा जाता है। पिग्स में डिजीज हाई फीवर, लेथार्जी, हडलिंग बिहेवियर और सिवियर लेमनेस के साथ दिखती है। वेसिकल मेनली फीट पर डेवलप होते हैं, खासकर कोरोनरी बैंड, हील और एक्सेसरी डिजिट्स पर, और कभी-कभी स्नाउट और टंग पर भी। सिवियर केसेस में हूफ हॉर्न कंप्लीटली स्लॉफ ऑफ हो सकता है, जिससे परमानेंट लेमनेस डेवलप हो जाती है। पिगलेट्स मायोकार्डाइटिस के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं और बिना किसी पहले क्लिनिकल साइंस के सडन डेथ हो सकती है। शीप और गोट्स में इन्फेक्शन अक्सर माइल्ड या इनअपेरेंट होता है, इसलिए ये डेंजरस साइलेंट कैरियर्स बन जाते हैं। लेमनेस यूजुअली पहला नोटिसेबल साइन होता है, जिसके बाद माइल्ड फीवर और फीट और माउथ पर वेसिकल्स डेवलप होते हैं। क्लिनिकल साइंस सटल होने की वजह से स्मॉल रूमिनेंट्स में आउटब्रेक्स लेट डिटेक्ट होते हैं, जिससे वायरस अननोटिस्ड स्प्रेड हो जाता है। वाटर बफेलोज में लीजन्स कंपैरेटिवली माइल्डर होते हैं और कैटल के कंपैरिजन में जल्दी हील हो जाते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में डिजीज डोमेस्टिक काउंटरपार्ट्स जैसी ही दिखती है। कभी-कभी सिवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे हूव्स या एंटलर्स का स्लॉफिंग भी देखा जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज का डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकल साइंस के बेसिस पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई और वेसिकुलर डिजीजेस जैसे वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, स्वाइन वेसिकुलर डिजीज, वेसिकुलर एक्सैंथेमा ऑफ स्वाइन और सेनेका वैली वायरस इन्फेक्शन बिल्कुल सिमिलर लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए लेबोरेटरी कंफर्मेशन मैंडेटरी होता है और ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड हाई कंटेनमेंट लेबोरेटरीज में ही किया जाता है। सबसे प्रिफर्ड सैंपल्स वेसिकुलर एपिथेलियम या वेसिकुलर फ्लूइड होते हैं, जो फ्रेश लीजन से कलेक्ट करके सूटेबल बफर में कोल्ड कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर वेसिकल्स प्रेजेंट ना हो तो ओरोफेरेंजियल फ्लूइड प्रोबैंक कप के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जो कैरियर एनिमल्स डिटेक्ट करने में खास यूजफुल होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए सबसे कॉमन मेथड रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है, जो बहुत सेंसिटिव होता है और पुअरली प्रिजर्व्ड सैंपल्स में भी वायरल आरएनए डिटेक्ट कर सकता है। एंटीजन डिटेक्शन एलाइजा, वायरस आइडेंटिफिकेशन और सीरोटाइपिंग के लिए यूज होता है, खासकर एंडेमिक कंट्रीज में। वायरस आइसोलेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग रेफरेंस लेबोरेटरीज में की जाती है, ताकि वायरस लिनिएजेस आइडेंटिफाई की जा सके और आउटब्रेक सोर्स ट्रेस किया जा सके। सीरोलॉजिकल टेस्ट सर्वेलेंस, ट्रेड सर्टिफिकेशन और वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीबॉडीज एक्सपोजर या वैक्सीनेशन इंडिकेट करती हैं, जबकि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीबॉडीज नेचुरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं, चाहे एनिमल वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो। फुट एंड माउथ डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और एंडेमिक एरियाज में मैनेजमेंट मेनली सपोर्टिव होता है। अफेक्टेड एनिमल्स को एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेज, फुट लीजन्स के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेस कम करने के लिए सपोर्टिव केयर दी जाती है।
डिजीज फ्री कंट्रीज में ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होता और कंट्रोल रैपिड डिटेक्शन, क्वारंटीन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस और स्टैंपिंग आउट पॉलिसीज पर बेस्ड होता है, जिसमें अफेक्टेड और इन कॉन्टैक्ट एनिमल्स का कलिंग किया जाता है। कार्कसिस का प्रॉपर डिस्पोजल बरियल, इंसिनरेशन या रेंडरिंग के थ्रू किया जाता है और प्रेमाइसिस की थरो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी होती है। वैक्सीनेशन एंडेमिक रीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां मास कलिंग इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स वाइडली यूज होती हैं और वैक्सीन के अंदर इंक्लूडेड स्पेसिफिक सीरोटाइप्स के अगेंस्ट 4 से 6 मंथ्स तक प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन वैक्सीनेशन इन्फेक्शन या कैरियर स्टेट को कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं करती और वैक्सीनेटेड एनिमल्स भी वायरस हार्बर और शेड कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वेल प्लान्ड होने चाहिए, जिसमें रेगुलर 6 मंथली वैक्सीनेशन, विलेज लेवल कवरेज, आउटब्रेक के टाइम रिंग वैक्सीनेशन और स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स शामिल होने चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कंट्रीज को उनके एफएमडी स्टेटस के बेसिस पर क्लासिफाई करता है और इंटरनेशनल ट्रेड लार्जली इसी स्टेटस पर डिपेंड करता है। अंत में फुट एंड माउथ डिजीज एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक हाईली कंटेजियस ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज का, जिसका वेटनरी, इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इस डिजीज का इफेक्टिव कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन, स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी, इफेक्टिव वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। वायरस की नेचर, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल बिहेवियर, डायग्नोसिस और कंट्रोल मेजर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वेटनरी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ वेटनरी मेडिसिन एग्जाम्स का एक को टॉपिक है और रियल वर्ल्ड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स में भी सेंट्रल रोल प्ले करता है।